नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी औरत एक पैबंद लगा दिल। भिड़े दरवाजे को खोल अचानक मधु घर में प्रविष्ट हुई थी। तत्परता से द्वार की सौकल चढ़ा विस्मित खड़ी आशा के दोनों हाथ पकड़ मधु मानो गिड़गिड़ा उठी थी। आशा प्लीज मुझे बचा ले, वे लोग मुझे ले जाएंगे। मुझे कहीं छिपा दे आशा, जल्दी कर। बात पूरी करते न करते मधु की दृष्टि कमरे में अपने को छिपाने लायक स्थान खोजने लगी थी। तू यहाँ कैसे कब वापस आई? बात क्या है मधु? कौन तुझे ले जाएंगे? आश्चर्य से आशा मधु को निहारती रह गई थी। ऊंची साड़ी, बिखरे बाल, अस्त व्यस्त वेशभूषा और आंखों में आतंकी छाया। क्या हो गया था मधु को? पहले कुछ खाने को दे आशा, बहुत भूख लगी है। तू बैठ, 2 मिनट में आई। जल्दी से किचन से 1 कप दूध के साथ 4 स्लाइस पर जैम लगा आशा ने जैसे ही मधु के सामने प्लेट रखी। वह मानो उस पर टूट पड़ी थी। मधु शायद 1 स्लाइस ही खा पाई थी कि द्वार पर किसी ने जोर से दस्तक दी। मधु आतंकित हो उठी थी। अधखाई स्लाइस छोड़ वह सामने खुले आशा के बेडरूम की ओर भागी। वो आ गए आशा, मुझे ले जाएंगे, मुझे बचा ले आशा, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। तू डरती क्यों है मधु? ये मेरा घर है, तू यहीं ठहर, मैं देखती हूँ कौन तुझे ले जाएगा। आशा ने मधु को आश्वस्त करना चाहा था। द्वार खोलते ही डॉक्टर अग्रवाल के साथ खड़े वार्ड बॉय और नर्स को देख आशा सहम गई। क्या हुआ डॉक्टर? आप यहाँ? सब ठीक तो है? शायद मिसेज अरोड़ा आपके घर आई हैं, हम उन्हें ले जाने आए हैं। डॉक्टर ने सपाट उत्तर दिया था। मिसेज अरोड़ा यानी मधु? क्या हुआ है मधु को डॉक्टर? मुझे अफसोस है, वह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। आज वार्ड से न जाने कैसे निकलकर यहाँ आ गई हैं। पर उनके यहाँ आने का आपको कैसे पता लगा डॉक्टर? उनके पति को विश्वास था इस शहर में वह सिर्फ आपके पास ही आ सकती हैं। मिस्टर अरोड़ा कहाँ हैं? क्या अपनी पत्नी की खोज में वह शामिल नहीं है? आशा का विस्मय स्वाभाविक था। उन्हें डर था कहीं उनकी शक्ल देखते ही मिसेज अरोड़ा कोई सीन न क्रिएट कर दें। अच्छा, ऐसा क्या किया है उन्होंने? आशा के स्वर में हल्का सा व्यंग घुलाया था। मैडम, इस समय पर्सनल बातें डिस्कस न करना ही ठीक है, हमें जल्दी है। कृपया मिसेज अरोड़ा को जल्दी बाहर ले आए। डॉक्टर का स्वर गंभीर और किसी सीमा तक निर्देशात्मक था। पर डॉक्टर, शी इज परफेक्टली नॉर्मल। मुझे तो उसके व्यवहार में कोई असामान्यता नजर नहीं आई। आशा ने प्रतिवाद किया था। आप वह बात नहीं समझ सकेंगी मैडम, उन्हें हमारे साथ जाना ही होगा। शी इज अंडर ट्रीटमेंट। यह भी तो हो सकता है किसी खास वजह से एक सामान्य व्यक्ति को पागल सिद्ध करने की कोशिश की जाए डॉक्टर। देखिए मैडम, इन व्यर्थ की बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। आप अगर उन्हें बाहर नहीं बुलाएंगी तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ सकती है। मुझे उम्मीद है एक डॉक्टर के निर्णय को आप चैलेंज नहीं करेंगी। डॉक्टर का स्वर क्रुद्ध हो उठा था। ठीक है, पर असल बात का मैं भी पता लगा कर रहूंगी। यह मेरा भी चैलेंज है। आशा के स्वर में आक्रोश स्पष्ट था। ओके, नाउ हरी अप मैडम। बेडरूम में अलमारी के पीछे भय से कांपती मधु को देख आशा का हृदय रो पड़ा था। 2 वर्षों में मधु क्या से क्या हो गई थी। इसके नैनों में दहशत थी या विक्षिप्तता के चिन्ह, आशा समझ ही नहीं सकी थी। मधु, तू घबरा नहीं। कल ही मिस्टर अरोड़ा के साथ हॉस्पिटल से तुझे वापस न ले आई तो मेरा नाम आशा नहीं। नहीं नहीं, उसे मत लाना, मैं उसे मार डालूंगी। आई हेट हिम, आई हेट दैट रास्कल। दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच मधु ने दांत पीस डाले थे। उसके उस रूप से शायद आशा डर गई थी। वहीं से आवाज दी थी, डॉक्टर प्लीज यहाँ आइए। डॉक्टर आशा की आवाज की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। तुरंत नर्स और वार्ड बॉय के साथ आ गए थे। उन्हें देखते ही मधु चीख पड़ी, मुझे मत छूना, मैं तुम्हें मार डालूंगी। भागो यहाँ से, भाग जाओ। कमरे में भागती मधु को नर्स और वार्ड बॉय ने पकड़ लिया था। नाउ कम ऑन मिसेज अरोड़ा, आप मेरे घर चलेंगी ना? मिसेज अग्रवाल आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। स्नेहपूर्ण स्वर में डॉक्टर ने मधु को दिलासा देना चाहा था। तुम झूठ बोलते हो, तुम सब मुझे कमरे में बंद रखना चाहते हो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ आशा के पास रहूंगी। तुम सब मेरे दुश्मन हो। जबरन सामने खड़ी एम्बुलेंस में मधु को अंदर कर वार्ड बॉय ने एम्बुलेंस का द्वार जोर से बंद कर दिया था। बंद द्वार के पीछे से आता मधु का चित्कार सहन कर पाना कठिन था। कमरे में वापस पहुंच आशा सोफे पर निढाल पड़ गई थी। अतीत के पृष्ठ खुलते जा रहे थे। विवाह उपरांत पति के साथ रहते आशा ने 3-4 माह ही व्यतीत किए थे।
कि स्थानीय कॉलेज की प्राचार्या ने आशा को बुला भेजा था। प्राचार्य सविता दीदी की अच्छी मित्र थी। उन्हीं ने आशा के सामने प्रस्ताव रखा था। दिन भर तुम्हारे पतिदेव ड्यूटी पर रहेंगे। 8 घंटे की ड्यूटी करनी होती है ना विवेक को। उतनी देर अकेले घर में बैठी क्या कौवे हकाएगी। अभी कॉलेज में वैकेंसी है, समय आसानी से कट जाएगा, हाथ में पैसे आएंगे सो अलग। विवेक से आशा ने जब इस विषय में पूछा तो उसने सहज भाव से स्वीकृति दे दी थी, जैसे हमारी श्रीमती जी की मर्जी। हम तो हुक्म के बंदे हैं। नाटकीय अंदाज में विवेक ने कंधे उचकाए थे। अगले सप्ताह से आशा कॉलेज जाने लगी थी। नियुक्ति अस्थायी थी, पर आशा के ब्रिलियंट कैरियर के प्रति प्राचार्य पूर्ण आश्वस्त थी। तुम्हें तो इंटरव्यू में कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता आशा। यही बात उन्होंने उसकी सहकर्मियों और छात्राओं के समक्ष भी कही थी। उनकी बात अंततः सिद्ध भी हो गई थी। इंटरव्यू बोर्ड के सभी सदस्य उसके प्रतिभा से कितने प्रभावित हुए थे। नए कॉलेज का रेपुटेशन बनाने के लिए उस जैसी प्राध्यापिका मिल जाना सौभाग्य ही था। कॉलेज में पहले ही दिन आशा की धाक जम गई थी। लड़कियों ने उसे परेशान करने के लिए जितनी भी योजनाएं तैयार कर रखी थीं, उन्हें विफल कर वह सफल सिद्ध हुई थी। स्टाफ रूम में मधु अरोड़ा ने साहस से पूछा था, कहिए मिसेस सिन्हा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? लड़कियों ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? जी नहीं, इतना तो एक्सपेक्टेड था। शायद उन्हें निराश होना पड़ा। आशा हल्के से मुस्कुरा दी थी। चलो कोई तो मेरा जोड़ीदार आया। आज तक मेरे अलावा सबकी कई दिनों तक इन लड़कियों ने छुट्टी कर दी थी, है ना मिसेस रस्तोगी? मधु के स्वर में स्पष्ट गर्व का पुट था। हाँ भाई, तुम ठहरी स्मार्ट महिला। पर मिसेस सिन्हा, आपने उनकी योजनाएं कैसे विफल की? मुझे तो कम से कम 2 सप्ताह क्लास नहीं लेने दी थी। श्रीमती रस्तोगी के स्वर में मधु के लिए व्यंग और आशा की सफलता के प्रति विस्मय था। दरअसल हम भी तो अपनी लेक्चरर्स को पहले कुछ दिन इसी तरह परेशान किया करते थे ना। हल्की शैतान मुस्कान आशा के अधरों पर तिराई थी। अच्छा, तो आप भी उस्ताद थीं? भाई, हमने तो अपनी अध्यापिकाओं को बस आदर देना ही जाना। हमारे जमाने में दूसरा कल्चर था। आज तो बस क्या कहें, जमाना बदल गया है। मिसेस रस्तोगी ने उसास छोड़ी। सच मिसेस रस्तोगी, इसलिए तो लड़कियां आपको इतना सम्मान देती हैं। हमें देखकर तो ये अभिवादन तक नहीं करती। अन्य प्राध्यापिकाओं की ओर आंख से व्यंग्यात्मक इशारा कर मधु अरोड़ा गंभीर बनी बैठी रही थी। मिसेस रस्तोगी के मुख पर संतुष्टि की मुस्कान आ गई थी। अन्यों को मुस्कुराहट छिपानी पड़ी थी। आइए मिसेस सिन्हा, आपका पहला दिन है, 1 कप कॉफी हो जाए। मधु अरोड़ा ने आशा को कॉलेज कैंटीन के लिए आमंत्रित किया था। मधु अरोड़ा के साथ आशा को उठते देख फिलॉसफी के लेक्चरर शर्मिष्ठा घोष भी साथ हो ली। भाई, कॉफी की तलब तो अपन को भी हो रही है। कॉफी तू पिलाएगी ना मधु? यह भी भला पूछने की बात है। अरे मधु के रहते किसकी मजाल कि पेमेंट का दुस्साहस करे। मिसेस बजाज ने पता नहीं व्यंग किया था या वही सत्य था। आशा समझ नहीं सकी थी। हाँ हाँ, जाइए जाइए, इस उम्र में चाय कॉफी ही तो चलेगी। मिसेस रस्तोगी कुछ क्षुब्ध थी। आप भी आइए ना, आशा ने सादर आमंत्रित किया था। ना भाई, हमें तो छोड़ दो। इतना करेक्शन वर्क रहता है, न जाने लोगों के पास इतना फ्री टाइम कहाँ से आ जाता है। मिसेस रस्तोगी ने व्यस्तता जताई थी, पर उनकी आंखों में आशा के लिए स्नेह जरूर छलक आया था। स्टाफ रूम से बाहर आते ही मधु ने मुंह बिचकाया था। फनी लेडी, ऐसा जताती है जैसे सारी दुनिया का भार इन्हीं के कंधों पर है। चाय पीने जाएंगी तो मानो कॉलेज ढह जाएगा। छोड़ भी उनकी बात, अरे रिटायरमेंट के नज़दीक हैं बेचारी। वैसे भी हिंदी में करेक्शन वर्क होता भी ज़्यादा है। शर्मिष्ठा ने मिसेस रस्तोगी के प्रति सहानुभूति जताई थी। कॉफ़ी पीती मधु ने आशा से पूछा था, कहाँ रहती हो? लगता है न्यूली मैरिड हो। बस 4 महीने पहले मैरिज हुई है। सेक्टर 6 के ए ब्लॉक में विवेक को घर मिला है। आशा के चेहरे पर हल्की लालिमा छा गई थी। भाई, तुम तो जूनियर ठहरी। आशा पुकारूं तो कोई ऑब्जेक्शन तो होना नहीं चाहिए। दूसरे, तुम हमारी पड़ोसिन भी हो, अतः व्यर्थ की औपचारिकता त्याग देना ही ठीक होगा। हम भी तुम्हारे ए ब्लॉक के 50 नंबर के वाशिंदे हैं। यह तो बहुत ही खुशी की बात है। और हाँ, आप मुझे आशा ही पुकारें। मैं मधु कहूँ तो? नाम भर की मधु हूँ, अतः जरूर पुकारो। पर यहाँ सबका ख्याल है मैं मधु के स्थान पर विष वर्षा करती हूँ। ठीक कहा ना शर्मिष्ठा? मधु हंस पड़ी थी। व्यर्थ की बातें करती है। वैसे भी सीधी सच्ची बातें कर्णकटु तो होती ही हैं। शर्मिष्ठा ने बात टाल दी थी।
तो भाई आशा, कॉलेज आना जाना कैसे करोगी? क्या अपनी नई नवेली को श्रीमान जी लेने पहुंचाने आएंगे? अरे उन्हें अवकाश कहाँ, प्लांट में 8 घंटों की ड्यूटी करनी होती है। आशा के स्वर में मायूसी झलक आई थी। शुक्र मना जनरल शिफ्ट में है। अगर नाइट ड्यूटी होती तो करवटें बदलते सारी रात गुजारनी पड़ती। अरोड़ा साहब को तो कभी कभी 12-14 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी करनी पड़ जाती है। हाँ तो ऐसा करते हैं, हम साथ रिक्शा शेयर कर लें। तेरा नंबर क्या है? मधु एकदम अनौपचारिक हो उठी थी। वैसे भी आशा की माँ हमेशा कहती थी, पंजाब में छोटों को तू पुकारते हैं। आशा मधु के अपनत्व से भीग उठी थी। पहले दिन से ही आशा मधु के नज़दीक आती गई थी। दोनों की बढ़ती निकटता देख मिसेस रस्तोगी ने एक बार आशा को अलग बुला अपनेपन से समझाना चाहा था। अभी नई आई हो इसलिए बता रही हूँ, ये मधु अरोड़ा बड़ी अहंकारी है। अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं है। पति के 2 नंबर के पैसों का बड़ा घमंड है। जब तब दूसरों का अपमान कर देती है। किसी से इसकी पटरी नहीं बैठती। तुम अपनी यूपी की हो इसलिए सावधान कर रही हूँ, वरना मुझे क्या किसी से लेना देना। मुझे तो ऐसी नहीं लगती। मधु दिल की बहुत ही साफ है, बस जरा मुंहफट जरूर है। मिसेस रस्तोगी के मुंह पर आई वितृष्णा आशा ने पहचान ली थी। मधु अरोड़ा के विषय में प्राय अधिकांश प्राध्यापिकाओं की यही धारणा थी। उनकी उस धारणा के लिए मधु काफी सीमा तक उत्तरदायी थी। दूसरों की वस्तुओं में मेन मेख निकाल मधु अपनी या अपनी वस्तु की श्रेष्ठता का बखान जरूरत से ज्यादा कर जाती थी। आत्म प्रशंसा के अतिरिक्त दूसरों से भी वह अपनी प्रशंसा की अपेक्षा रखती थी। उसकी इसी दुर्बलता की पीठ पीछे हंसी भी उड़ाई जाती थी। व्यंजन बनाने में भी मधु सचमुच कुशल थी, पर कभी पूल लंच में उसकी कटु आलोचना असंभव हो उठती थी। बाबा रे शीला, तेरे ये छोले खाते ही अरोड़ा साहिब तो प्लेट तोड़ देंगे। मेरे बनाए छोले ऐसे होते हैं कि लोग उंगलियां चाट जाएं। खिसियाकर शीला गुप्ता ने अपना कटोरदान मधु के आगे से हटा लिया था। हम कौन सा अरुणा साहब को ये छोले खिलाने जा रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसे ही पसंद किए जाते हैं। आंखें पनियां आई थीं। छी मधु, यूं ही छेड़ती रहती है। अच्छे भले तो बने हैं, ला शीला मुझे दे। धीरा सान्याल ने शीला गुप्ता का पक्ष लिया था। कभी मधु के घर की सज्जा की किसी ने तारीफ की नहीं कि उसका रिकॉर्ड चालू हो जाता था। मेरी संभाल ऐसी है कि बरसों पुरानी चीज भी एकदम नहीं लगती है। ये देख, इस फ्लावर वॉज को मैंने दिल्ली की एक बुटीक शॉप से खरीदा था। चमकाकर इसकी शक्ल ही बदल डाली है। अगर वह शॉप की मालकिन यहाँ आ जाए तो अपना ही फ्लावर वॉश पहचान नहीं पाएगी। गर्व से मधु का मुंह दमक उठता था। उसकी ऐसी ही बातों पर किसी ने व्यंग किया था। मिस्टर अरोड़ा को कहीं ऐसे संभाल चमका के न रखना मधु कि वह तो नए बने रहे और तू पुरानी पड़ जाए। क्या बात करती है माया, मैं पुरानी पड़ जाऊं? कैन यू गेस माई एज? उत्सुकता से मधु ने अपनी दृष्टि माया ठाकुर पर निबद्ध कर दी थी। शायद 22 या 23। माया ठाकुर ने जानकर मधु को बनाना चाहा था। क्या 22? अरे सलवार कमीज में तो मधु बस 16-17 की ही लगती है। मिसेस रस्तोगी को भी इस चुहल में आनंद आ रहा था। मिसेस रस्तोगी की बात पर मधु खुलकर हंस पड़ी थी। अरोड़ा साहब भी यही कहते हैं कि मैं आज भी वैसी ही हूँ जैसे शादी के समय थी, बट यू नो आई एम नियरिंग 30। माया ठाकुर की ओर देख मधु ने बात समाप्त की थी। यंग दिखने का क्या राज है, हमें नहीं बताएगी मधु? उसे बनाने में कुछ को आनंद आता था। एक राज की बात बताऊं, अरोड़ा कहते हैं लेडीज 30 में ब्लूम करती हैं। ओह, तो इसलिए आप खिल रही हैं मिसेज अरोड़ा? या खुदा, हमें भी जल्दी 30s में पहुंचा। युवा शमीम ने इबादत में दोनों हाथ ऊपर उठा दिए थे। मेरे रूप का राज कोई खास चीज नहीं है, बस त्वचा की खास केयर लेनी पड़ती है। रेगुलर मसाज से चेहरा ऐसा चमक उठता है जैसे। मिसेस मधु अरोड़ा का टिनटिना मीरा द्वारा वाक्य पूरा किए जाने पर सह प्राध्यापिकाएं हंस पड़ी थीं। अपने पर मुग्ध मधु अरोड़ा इसी भ्रम में जीती कि सब उसे इतना अप्रिसिएशन दे रहे हैं। आशा ने कई बार चाहा मधु को समझाए, पर विवेक ने उस डेलिकेट मैटर से हमेशा दूर रहने की सलाह दी थी। मुझे लगता है तुम्हारी ये मधु अरोड़ा किसी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, इसलिए हर बात में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहती है, वरना सामान्य व्यक्ति के लिए यह व्यवहार विचित्र ही है। वह किस कुंठा से ग्रसित होंगे विवेक? स्वयं प्रतिभाशाली हैं, पति सम्मान देते हैं, प्यारा सा बेटा है, और क्या चाहिए किसी को? आशा ने प्रतिवाद किया था। पता नहीं, पर कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। विवेक ने बात वहीं समाप्त कर दी थी। पारिवारिक समारोहों में जब भी आशा मिसेस अरोड़ा के घर गई,
मिस्टर अरोड़ा को शांत ही देखा। विवेक हमेशा कहते, अरे इतनी वाचाल पत्नी के सामने बेचारे अरोड़ा की बोलती बंद नहीं होगी तो और क्या होगा। रहने दो, मधु स्मार्ट है, इसलिए पुरुष वर्ग तो उसका शत्रु होगा ही। मुझे तो अरोड़ा साहब मानसिक रूप से कुछ पिछड़े यानी बुद्धू से लगते हैं। अजय स्मार्ट तो हमारी श्रीमती जी ही क्या कम है, पर हाँ, अरोड़ा कुछ है, कॉम्प्लेक्स किस्म का। कभी खुलकर बात ही नहीं करता। वैसे सुंदर महिलाओं को घूरता जरूर है। मुझे तो डर है कहीं तुम पर तो उसकी निगाह नहीं है। विवेक आशा को छेड़ने के मूड में आ जाते थे। छी, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते। आशा झुंझला उठती थी। जब से मधु के भाई कनाडा में सेटल हो गए, उसकी हर बात में कनाडा की चर्चा जरूर होती थी। मधु अरोड़ा पर कनाडा जाने की धुन सवार थी। भैया ने लिखा है तुम लोग इंडिया में व्यर्थ समय नष्ट कर रहे हो। मुझे कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन मिल रहा है, पर मिस्टर अरोड़ा है कि भारत भूमि छोड़ेंगे ही नहीं। महान देश प्रेमी है ना, सो भारत का उद्धार करेंगे। ऐसा क्या रखा है कनाडा में? यहाँ दोनों की अच्छी भली सर्विस है। मैंने सुना है वहाँ जब तक उसी देश की डिग्री न हो, इंजीनियर को भी मैकेनिक की सर्विस करनी पड़ती है। आशा समझाती, तो ये भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। भैया का बहुत लोगों से परिचय है वहाँ। हो सकता है अरोड़ा साहब इस उम्र में पढ़ाई में रुचि न रखते हो। वैसे भी यहाँ तो घर का सारा काम तेरी दाई फुलवंती कर लेती है और तू आराम से बेड टी लेती है। वहाँ सब काम हाथ से करना पड़ेगा तो विदेश का सारा नशा टूट जाएगा देवी जी। वहाँ जो सुविधाएं हैं उनके साथ काम पता ही नहीं लगता। भाभी कितना एंजॉय कर रही हैं, मधु को समझा पाना कठिन था। मधु के कनाडा अनुराग की स्टाफ रूम में अच्छी खिंचाई की जाती थी। कहो मधु, कब उड़ रही हो कनाडा? भाई कनाडा जाकर तो हमारी मधु और भी निखर जाएगी। कनेडियन मर मिटेंगे मधु पर। हाय मालती, ऐसा न कहो। हमारे अरोड़ा साहब क्या करेंगे? दिलो जा से फिदा हैं बेचारे मधु पर। अरे वह भी यहाँ खोज लेंगे किसी और को। इम्पॉसिबल। अरोड़ा साहब सच मुझसे इस तरह बंधे हैं कि कल को मुझे कुछ हो जाए तो आजीवन दूसरा विवाह नहीं करेंगे। गर्व से मधु उत्तर देती, रहने दे मधु, आदमी की जात बड़ी बदजात होती है। जरा ढील दी नहीं। खाद्य अखाद्य का भी ध्यान नहीं रखते। बड़े बड़े धर्मात्मा देखे हैं मैंने। मिसेज रस्तोगी का अनुभव मुखर हो उठा था। देखे होंगे मिसेज रस्तोगी, पर आदमी को एक होटेल से बांध रखने की कला भी तो सबके पास नहीं होती। मधु का गर्व बोल उठा था। हाय मधु, हमें वह कला सिखा दे, काम आएगी हमारे। शोक शमीम का अभिनय लाजवाब होता था। अपने प्रति कभी लापरवाह न होना, इसलिए तो कहती हूँ अपनी देखरेख अपनी संभाल के प्रति स्त्रियों को सदैव सतर्क रहना चाहिए। मधु गंभीरता से अपना राज खोल पुलक उठती थी। सच श्रीला, तू तो गई काम से। तेरे इस मेकअप रहित चेहरे पर गुप्ता साहब क्या खाक रीझेंगे। अरे कुछ दिन मधु से ट्रेनिंग ले डाल। मीरा परिहास करती, वह ट्रेनिंग उसे ही मुबारक, हमारे गुप्ता जी पत्नी को चाहते हैं, किसी अभिसारिका को नहीं। शीला गुप्ता का व्यंग तीखा था। पत्नी में प्रेयसी बनना गुड़ है शीला। मधु की कामशास्त्र की जानकारी पूर्ण थी। कनाडा में स्प्रिंग सेमेस्टर शुरू होते ही मधु कनाडा के लिए उड़ गई थी। बहुत कहने पर भी कनाडा में नौकरी या पढ़ाई के लिए मधु अरोड़ा साहब को तैयार न कर सकी थी। 7-8 माह बाद आने वाले प्रमोशन के कारण मधु के साथ उनका कनाडा जाना भी संभव नहीं था। पर मधु की महत्वाकांक्षा में वह बाधा नहीं बने, यही क्या कम था। 2 वर्षीय पुत्र अतुल का मोह भी मधु को अपने निर्णय से डिगा न सका था। तू अतुल को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती मधु? आशा ने पूछा था। वहाँ क्रैच में बहुत पैसा लगता है आशा। अभी तो भैया मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। वहाँ जाकर अगर टीचिंग एड मिल गई तभी सोच सकती हूँ। वहाँ सुबह 7 से रात 10-11 बजे तक पढ़ाई और काम करना होगा। अतुल नेग्लेक्ट हो जाएगा। और यहाँ तेरे पीछे कौन देखेगा उसे? आशा विस्मित थी। यहाँ फूलवंती जो है, पिछले 2 वर्षों से वही तो उसे देख रही है। अतुल फूलवंती से ज्यादा हिला हुआ है। 1 वर्ष बाद मैं आ ही रही हूँ। हो सकता है बीच में अरुणा साहब भी कनाडा आ जाएं। मधु ने अपना मन दृढ़ कर लिया था। फूलवंती क्या अतुल के लिए माँ का स्नेह दे सकेगी मधु? कहीं ऐसा ना हो मीलों दूर से तुझे भागते आना पड़े। यह भी तो हो सकता है फूलवंती तेरे पीछे काम छोड़ जाए। आशा शंकित थी। फूलवंती ऐसा कभी नहीं करेगी। कनाडा से उसे गोल्ड चेन, घड़ी और साड़ी ला देने का मैंने उससे वादा जो किया है। धन्य है तेरा कनाडा प्रेम। पुत्र का मोह भी तुझे रोक नहीं सकेगा। आशा ने हार मान ली थी। शुरू में आशा के पास मधु के पत्र नियमित रूप से आते रहे। हर पत्र में उत्साह छलका पड़ता था।
कनाडा के जीवन से मधु बेहद प्रभावित थी। अरोड़ा साहब ने कनाडा ना पहुंचने पर कभी कभी उसके पत्रों में खीज और आक्रोश के मिले जुले भाव भी रहते थे। अतुल के लिए वह बराबर उपहार भेजती रहती थी। प्रमोशन के बाद अरोड़ा साहब अतुल और फुलवंती के साथ दिल्ली ट्रांसफर पर चले गए थे। राहुल के जन्म के बाद आशा भी अपने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि बहुत दिनों बाद उसने अनुभव किया कि मधु के पत्र अचानक आने बंद हो गए थे। और आज अचानक मधु को उस अवस्था में अपने घर देख आशा विस्मित थी। विवेक के घर पहुंचते ही आशा एक सांस में पूरी बात बता बोली थी, मुझे हॉस्पिटल छोड़ाओ विवेक, मधु से बात करके ही चैन पड़ेगा। राहुल को साथ ले जाओगी? नहीं, उस माहौल में वह घबरा जाएगा। आज शाम थोड़ी देर तुम उसे संभाल लोगे विवेक? आप हुक्म तो करें, आज्ञा शिरोधार्य है। चलें। हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर आशा को छोड़ विवेक लौट गया था। उस मेंटल हॉस्पिटल में कभी किसी अपने के लिए आना होगा, आशा ने स्वप्न में भी सोचा न था। इंक्वायरी पर बैठे व्यक्ति से पूछा था, मिसेस मधु अरोड़ा कौन से कैबिन में मिलेंगी, बता सकते हैं? उन्होंने तो आज बहुत हल्ला किया था, सेडेटिव देकर सुलाया गया है। पता नहीं अभी होश में आई हैं या सो रही हैं। थोड़ा वेट करना होगा मैडम, अभी नर्स को बुलाता हूँ। वार्ड बॉय से नर्स बुलाने को कह उस व्यक्ति ने पूछा था, आपके रिश्तेदार हैं अरोड़ा मैम साहब? जी हाँ। नहीं, मेरी सखी हैं। आशा हड़बड़ा गई थी। बड़ा दुख है, इस बीमारी से तो मृत्यु भली। जानते हैं अपने बेटे तक को नहीं पहचान सकी मिसेज अरोड़ा। साफ इनकार कर दिया। क्या? मधु ने अतुल को नहीं पहचाना? कहाँ पहचाना? 4 दिन पहले मिस्टर अरोड़ा बेटे के साथ आए थे तो जानती हैं क्या कहा आपकी सहेली ने? कह दिया यह उनका बेटा नहीं, किसी फूलवंती का बेटा था। जोर जोर से चिल्ला रही थी, ले जाओ इसे, ये मेरा बेटा नहीं। अब आप ही सोचिए, माँ बेटे को न पहचान सके तो जीवन व्यर्थ हुआ ना। वह व्यक्ति आशा की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या कहा, फूलवंती का बेटा? हाँ मैडम। बेचारा बच्चा डरकर बाप के सीने से चिपक गया, पर माँ ने उसे हाथ नहीं लगाया। नर्स के आते ही आशा को मधु के पास ले जाने के निर्देश दे वह व्यक्ति दूसरे प्रतीक्षारत व्यक्ति की ओर उन्मुख हो गया था। पीले मलिन मुख के साथ आंखें मूंदे मधु बिस्तर पर निश्चेष्ट पड़ी थी। आशा का हृदय उसके प्रति द्रवित हो उठा था। बहुत स्नेह से उसके माथे की लट हटाती आशा ने हौले से पुकारा था, मधु। धीमे से सप्रयास आंखें खोल मधु ने आशा को ताका था। आंखों में पहचान उभरते ही वह उठकर बैठ गई थी। आशा तू, मुझे यहाँ से बाहर ले चल। मधु के स्वर की करुणा आशा को छू गई थी। अभी ले चलूंगी, पर तू जरा अपने को सवार तो ले। ये बाल कैसे बिखरा रखे हैं, न जाने कब से कंघी नहीं की है। ला जरा कंघी तो दे, तेरे बाल बना दूं, तभी तो बाहर चलेंगे ना। अपने को सवार लूं, इससे क्या होगा आशा? प्रश्न ने आशा को असमंजस में डाल दिया था। क्या होगा? तुझे बताना होगा मधु। अरे अरोड़ा साहब निहाल हो जाएंगे पगली। आशा ने परिहास करना चाहा था। कहाँ है वह? मैं उसे मार डालूंगी। आई विल किल हिम। मधु असंतुलित हो उठी थी। छी, भला ऐसी अपशगुनी बातें की जाती है मधु? अरोड़ा साहब तेरे लिए कितने परेशान हैं, जानती है? सब जानती हूँ, सब जान गई हूँ, तभी तो मैं पागल नहीं हूँ आशा। यह उसके प्रति मेरा आक्रोश, मेरी घृणा है, समझी? ऐसा आक्रोश जो बेटे को भी भुला दे। बेटा? क्या तू अतुल की बात कर रही है? कहाँ है मेरा अतुल, मेरा बेटा? मधु का स्वर व्याकुल हो उठा था। 4 दिन पहले अरोड़ा साहब के साथ आए अपने बेटे को पहचान क्यों न सकी थी मधु? पागलपन के अलावा उसे और क्या कहा जाएगा, तू ही बता। उसके साथ मेरा बेटा कैसे आ सकता था आशा? वह तो फुलवंती के बेटे को गोद में लाया था। मैंने पहचानने में भूल नहीं की थी आशा, वह मेरा बेटा नहीं था, नहीं था। मधु का स्वर फिर आवेशपूर्ण हो उठा था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मधु, याद कर, तू अपने बेटे को फुलवंती के पास छोड़ गई थी, वही तेरा बेटा। अतुल अब 3.5 वर्ष का हो गया है, समझी? तू नहीं समझ पा रही है आशा। क्या नहीं समझ पा रही हूँ? इसमें ऐसा है ही क्या? इसी में तो मेरे पूरे जीवन की पराजय है आशा। जीवन भर जिस जीत पर गर्वित रही, उसका ऐसा भयंकर अंत। पहेली न बुझा मधु, अपनी आशा से भी साफ साफ बात नहीं करेगी? याद है आशा, कनाडा जाते समय मैं अतुल को फुलवंती की देख रेख में छोड़ गई थी। हाँ, फिर? जानती है मुझे अचानक क्यों लौटना पड़ा था? जान कैसे पाती, कनाडा जाकर तूने हमें भुला जो दिया था। एक पंक्ति भी लिखी थी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तू यहाँ इसी शहर में है।
आशा के स्वर में मान छलक आया था। इस शहर में थी नहीं, लाई गई हूँ मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए। पागल ठहरी ना। कौन कहता है तू पागल है? एकदम ठीक तो है। ठीक कहाँ हूँ, शायद जीवित भी नहीं रह गई हूँ। तब क्या बातें तेरा भूत कर रहा है? मर तो उसी दिन गई जब नेहा के पत्र पर दिल्ली लौटी थी। नेहा तेरी बहन है ना? क्या अतुल बीमार था या मिस्टर अरोड़ा? आशा का वाक्य अधूरा ही रह गया था। अतुल नहीं, उसका पिता, नामधारी जीव, मानसिक संतुलन खो पागल हो गया था। नहीं, गलत कह रही हूँ। वह हमेशा से ही ऐसा ही था। मैं उसके मुखौटे में छिपे असली चेहरे को नहीं पहचान सकी थी आशा। फिर वही बकवास शुरू कर दी। चलो बाहर चलते हैं। मैं बकवास नहीं कर रही आशा। वह काम पिपासु मेरी अनुपस्थिति में फूलवंती के साथ। ओह नो, आई विल किल हिम। मुठ्ठियां बांध मधु दांत पीसने लगी थी। उसकी विकृति मुखाकृति देख आशा डर गई थी। मधु होश में आओ। मधु। नर्स। मुझे कुछ नहीं हुआ है आशा, और अब होने को शेष भी क्या रह गया है। अपने नीचे के अधर को दांत से दबा मधु संयत होने की चेष्टा कर रही थी। पर तूने अपना ये हाल क्या बना डाला है मधु? याद है हम सब तेरी ड्रेसेस देख ईर्ष्या करते थे। वो सब झूठे पहनावे थे, मेरी पराजय के साक्षी। मैंने अपनी सारी साड़ियां तार तार कर दी। अब तो शायद उनके चिथड़े भी शेष नहीं बचे होंगे आशा। हाय मधु, उन्हें फाड़ते तेरा जी नहीं फट गया? तेरी तो एक एक साड़ी की कोई ना कोई कहानी हुआ करती थी। किस दिल से तूने उन्हें तार तार किया होगा? दिल तो पहले ही तार तार हो गया था आशा। नेहा का पत्र पाते ही पहली फ्लाइट से दिल्ली पहुंची थी। भैया भाभी वैंकूवर गए हुए थे। उनके नाम एक चिट छोड़ाई थी। दिल्ली किसी को खबर देने का भी समय नहीं था। टैक्सी ले सीधे घर पहुंची थी। दिल धड़क रहा था, न जाने क्या अनहोनी मिले। सब ठीक ठाक तो था ना मधु? कॉल बेल पर एक छोटे से लड़के ने द्वार खोल पूछा था, किससे मिलना है? साहब कहाँ है? मैं व्यग्र थी। साहब तो ऑफिस गए हैं, मेम साहब सो रही हैं। मेम साहब? मेरा माथा ठनका था, फिर भी सोचा शायद अरोड़ा साहब की माँ आई हूँ। लड़के को एक और हटा, धड़धड़ाते हुए बेडरूम में पहुंची थी। जानती है बेड पर कौन सो रहा था? कौन? आशा चौंक गई थी। फूलवंती, मेरे बच्चे की आया, साहब की मेम साहब। पर मधु, अक्सर मालकिन की अनुपस्थिति में आया उनके बिस्तर पर सो जाती है। तूने उसे डांटकर भगा नहीं दिया था? मैं भगा देती अपने पति की प्रियतमा को, उनकी प्रेयसी को। तेरा दिमाग सचमुच खराब हो गया है। ये तृष्णा आशा के मुख पर लिख गई थी। हाँ हाँ, मेरा ही दिमाग खराब है। सब यही कहते हैं, तू भी वही कहेगी। मेरा कोई नहीं है। मधु रो पड़ी थी। मुझे माफ कर दे मधु, मेरा वह मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। पूरी बात जानती तो मेरा दुख जान पाती। मधु सहज होने का प्रयास कर रही थी। जानती नहीं, पर कल्पना तो कर सकती हूँ। तूने अरोड़ा साहब को आड़े हाथों लिया होगा। घर में महाभारत का दृश्य बन गया होगा। आशा ने परिहास किया था। मुझे देखते ही फूलवती का मुख स्याह पड़ गया था। डांटने के लिए मुंह खोला ही था कि दृष्टि उसके उभरे पेट पर पड़ गई थी। अनहोनी घट चुकी थी। वह 2 टके की छोकरी मेरी सौत ही नहीं, मेरे अतुल के लिए सौतेला भाई या बहन जनने वाली थी। हे भगवान, अरोड़ा साहब ने तो हद ही कर दी। आशा का स्वर घृणापूर्ण था। नहीं आशा, हद यही नहीं थी। अरोड़ा से जब कुछ कहना चाहा तो शुरू में तो बेशर्मी से अपना दोष मेरे सिर मढ़ दिया। मधु अचानक चुप हो गई। भला इसमें तेरा क्या दोष था? ये तो उनका तेरे प्रति सरासर अन्याय था मधु। पर उसने इसे अन्याय कहाँ स्वीकारा। कहा था भूल मेरी ही थी। अपनी साड़ियां फूलवंती को क्यों दी? मेरी साड़ियों में आवित्र फूलवंती को वह मधु समझने की भूल कर बैठा था, बस। कहता है मेरी साड़ियां फूलवंती की गठी फिगर पर बहुत फबती थीं। और आशा, मैं अपनी फिगर पर सदैव गर्व करती रही। मधु के हाथ कांपने लगे थे। इस तरह की बातें कोई नॉर्मल व्यक्ति कर ही नहीं सकता। मुझे लगता है अरोड़ा साहब जरूर असामान्य हो गए हैं। आशा क्रुद्ध हो उठी थी। उनका कहना है मैं जरूरत से ज्यादा डोमिनेटिंग हूँ। ही वॉज ट्रीटेड लाइक अ स्लेव। मुझे बेटे की भी परवाह नहीं। मेरी कमी उस जाहिल गवार फूलवंती ने पूरी की थी। तू ही बता आशा, क्या मैं कनाडा रंगरलियां मनाने गई थी? मधु ने अपनी दृष्टि आशा के मुख पर टिका दी थी। पर मधु, कहीं तो तेरी भी गलती थी। एक युवा लड़की के साथ अरोड़ा साहब को अकेले छोड़ जाना क्या ठीक था?
कौन कहाँ गलत था क्या पता। मुझे अपनी अभिजाति का कितना अभिमान था। हमेशा यही सोचती रही, मेरे सुसंस्कृत परिवार को गंदगी छू भी नहीं सकती। अपने पति पर कितना विश्वास था। मेरे न रहने पर भी वह मुझे नहीं भुला सकेंगे। देवता का स्थान दिया था उस व्यक्ति को। मेरे विश्वास को चूर चूर कर दिया। कीचड़ में आपाद मस्तक स्नान कर अब वह व्यक्ति मेरे लिए सर्वथा अस्पृश्य हो गया है। आशा, कभी कभी जरूरत से ज्यादा निर्देश भी बंधन बन जाते हैं, तो उन्हें क्या बहुत टोकती रहती थी मधु। शायद उन्होंने प्रतिक्रिया की हो। आशा ने समझाना चाहा था। ऐसी प्रतिक्रिया के घर ही उजड़ जाए। नहीं आशा, ये बातें सिर्फ मन को तसल्ली देने के लिए कही सोची जा सकती है। सच बेहद घृणित है। मैंने नंगे सत्य का साक्षात्कार किया है आशा, पर अतुल पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा ये भी सोचा है मधु। सबसे बड़ी पराजय तो मुझे अपने रक्त से सिंचित बेटे से मिली है आशा। मुझे क्रोध में देख उसी फूलवंती के सीने से माँ कह जा चिपटा था। बस उसी क्षण वह फूलवंती का बेटा बन गया। मेरे जीवन में अब उनका अस्तित्व ही शेष नहीं रह गया। सूनी दृष्टि से मधु ने आशा को ताका था। फिर इतना आक्रोश, इतनी पीड़ा क्यों झेल रही है मधु? तू वापस कनाडा भी तो जा सकती थी अपनी पराजय के कलंक के साथ। और फूलवंती का वह गर्भ? डरते डरते आशा ने पूछा था। अबॉर्शन के समय बच्ची मर गई। बहुत एडवांस्ड स्टेज थी। ओ माय गॉड, आशा स्तब्ध थी। और जानती है, हॉस्पिटल में लिखाया था फूलवंती विधवा थी। बहुत पैसा भरना पड़ा और अरोड़ा बेदाग छूट गया। पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसने एक दो नहीं 3 हत्याएं एक साथ की हैं। उस हत्यारे को फांसी पर चढ़ाना है। हैंग हिम टिल डेथ। मुट्ठियां भींच दांत पीसती मधु बेड से उतरकर भागी थी। नर्स, नर्स, प्लीज यहाँ आइए। आशा चीखती जा रही थी। आशा की चीखों पर पास के वार्ड से नर्स भागती आई थी। वार्ड बॉय की मदद से मधु को पकड़ जबरन बेड पर लिटा सोने का इंजेक्शन दे दिया था। आशा के भयभीत चेहरे को देख प्रौढ़ा नर्स ने पूछा था, मेंटल हॉस्पिटल में पहली बार आई हो? आशा के स्वीकृति सूचक सिर हिलाने पर नर्स मुस्कुरा दी थी। इसलिए इतना डर गई। पर मिसेज अरोड़ा खतरनाक नहीं है। बेचारी के साथ ट्रेजेडी हुई है, उसे सह नहीं पा रही है। यह ठीक तो हो जाएंगी सिस्टर? जरूर हो जाएंगी। औरत जात बड़ी बेशरम होती है बेटी। आदमी के दिल में एक सुराख हो तो जीने मरने पर बनाती है, पर औरत दिल में 1000 सुराखों पर पैबंद लगा आराम से पूरी उम्र जी जाती है। पर मधु वैसी नहीं है सिस्टर। वह शायद इस हादसे को न झेल सके। मेरा अनुभव कहता है औरतें सब एक सी होती हैं। बेटे को पहचानने भर की देर है। बेटे ने जहां माँ कहकर पुकारा नहीं कि इनके दिल पर जो गहरा घाव दिख रहा है उसका नामो निशान नहीं रह जाएगा। पर पति का इतना बड़ा अन्याय क्या मधु भुला सकेगी? अरे उनके बेटे का पिता ही तो है वह पति। हम औरतें पैबंद लगाने में माहिर हैं बेटी। सारे मान अपमान प्यार घृणा को औरत का दिल ऐसी आसानी से झेल जाता है कि ऑपरेशन करो तो एक महीन सुराख भी नजर नहीं आएगा। बहुत थक गई हो, जाकर आराम कर लो। पर सिस्टर, मधु को अकेले छोड़कर मैं? उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो वह शीघ्र अपने को पहचान सके। मेरी बात पर भरोसा रखो बेटी। इस बूढ़ी ने बहुत जमाना देखा है। न जाने कितने दिलों के पैबंद लगते उखड़ते देखे हैं इन आंखों ने। आशा की पीठ पर प्यार की थपकी दे अनुभवी नर्स बाहर चली गई थी। बोझिल कदमों से आशा हॉस्पिटल रोड की ओर बढ़ चली थी। शायद नर्स की बात ही सही सिद्ध हो, पर अगर नहीं तो आशा, तुझे मधु से उसका अपना परिचय फिर कराना होगा। एक नया सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए उसमें चेतना की चिंगारी प्रज्वलित करनी ही होगी। मनोविज्ञान की प्राध्यापिका आशा, यह तेरे लिए चुनौती है। तू ऐसा जरूर कर सकेगी। आशा की गति तेज हो गई थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी औरत एक पैबंद लगा दिल।